साथ अंदर था और वो अपनी फायर पावर से मॉन्स्टर को जला देता है और गेट से बाहर आ जाता है। जिन्वू देखता है कि इन लोगों के तो कपड़े भी गंदे नहीं हुए थे, जबकि उस बेचारा की तो ई रैंक डंजन में ही पुंगी बच जाया करती थी। चोई के बाद चाहीन भी गेट से बाहर निकलती है, जो कि देश की 9वीं एस रैंक हंटर है और उसका ऑरा देख जिन्वू की आंखें बड़ी हो रही थी। तभी चाहीन को भी जिन्वू का ऑरा महसूस होता है, लेकिन वो कहीं छुप जाता है। इसके बाद जिन्वू अपने मजदूर भाइयों के साथ अंदर खुदाई करने चला जाता है। डंजन का बॉस अब भी जिंदा था, क्योंकि उसको मार दिया तो गेट बंद हो जाएगा और ये कीमती माना स्टोन नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जिन्वू को उस बॉस को देखने की खुजली हो रही थी कि आखिर ए रैंक का बॉस कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अब कुछ देर में लंच टाइम हो जाता है और जिन्वू को छोड़कर सब बाहर चले गए थे। जिन्वू अब भागकर डंजन के अंदर जाता है। उसे एक चैम्बर दिखाई देता है जिसके अंदर डंजन का बॉस होगा। जिन्वू सोचता है कि उससे थोड़ा लड़कर आता हूँ, लेकिन तभी उसके पीछे चाहीन आ जाती है और जिन्वू से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिन्वू अब झूठ बोलता है कि वो रास्ता भटक गया था और यहाँ आ गया। चाहीन बोलती है कि तुम माइनिंग टीम से हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि ये बॉस का कमरा है? जिन्वू मन में सोचता है कि चाहीन सच में कमाल की हंटर है, क्योंकि जिन्वू को भनक भी नहीं लगी कि कब वो उसके पीछे आ गई। जिन्वू ने अपने हथियार को गायब कर दिया था और चाहीन सोचती है कि उसे वहम हुआ था क्या? इसके हाथ में तो अभी एक हथियार था। चाहीन जिन्वू को यहाँ से बाहर निकलने को बोलती है, क्योंकि अगर उसने बॉस को भड़का दिया तो पूरी माइनिंग टीम पर खतरा आ जाएगा। जिन्वू यहाँ से जाने लगता है। अब जैसे ही वो चाहीन के पास से गुजरता है तो चाहीन को कुछ महसूस होता है और वो जिन्वू को रोक कर उसका शरीर सूंघने लगती है और बोलती है कि तुम में से तो बदबू नहीं आ रही, तुम सच में हंटर ही हो ना? इसके बाद वो आईडी कार्ड पर जिन्वू का नाम और रैंक देखती है और कहती है कि तुम जा सकते हो। दोस्तों, असल में चाहीन की नोज बहुत सेंसिटिव है और उसे हंटर्स और मॉन्स्टर्स में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, इसीलिए वो हमेशा अपनी नाक पर रुमाल रखती है। लेकिन जिन्वू पहला ऐसा हंटर था जिसमें से उसे बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि खुशबू आ रही थी। जिन्वू अब माइनिंग टीम के पास चला जाता है, जो कहते हैं कि तुमने चाहीन से बात की, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। वो लंच टाइम में डंजन में आती रहती है बॉस पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो बाहर निकल के सभी मजदूरों को मार ना दे, और उसे हंटर्स में से बहुत बदबू आती है, इसीलिए वो अपने साथ रुमाल रखती है। जिन्वू अब सोचने लगता है कि उसकी स्मेल बाकी हंटर्स जैसी क्यों नहीं है। बारका ने भी कहा था कि वो बाकी इंसानों से अलग है, शायद वो सिस्टम का प्लेयर है इसीलिए। शाम को जिन्वू को उसकी दिहाड़ी मिल जाती है। टीम लीडर जिन्वू की तारीफ भी करता है, क्योंकि उसकी वजह से इनका काम जल्दी खत्म हो गया था। वो इतने सालों से ये काम कर रहा है, लेकिन जिन्वू जितना मेहनती लड़का उसने नहीं देखा। वो जिन्वू को अपनी माइनिंग टीम में जॉब देने को बोलता है। जिन्वू इसके लिए मना करता है, क्योंकि वो तो बस ये देखने आया था कि ए रैंक डंजन की रेड कैसी होती है और 2 दिन बाद उसकी रैंक भी अपडेट होने वाली है। लेकिन लीडर से उसे पता चलता है कि हंटर गिल्ड कल भी एक ए रैंक डंजन में घुसने वाली है, लेकिन कल की स्ट्राइक टीम दूसरी रहेगी। अब ये सुन जिन्वू कल भी आने के लिए मान जाता है, जो सुन लीडर खुश हो जाता है और बोलता है कि कल वो बॉस से कहकर जिन्वू को डबल पगार दिलवाएगा, क्योंकि जिन्वू अकेला 5 लोगों के बराबर काम कर रहा था। रात को चाहीन किसी को कॉल करके उससे जिन्वू के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मिस्टर चोई ने भी कल यही पूछा था, लेकिन जिन्वू के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन ने सील कर दी है। इतने लो रैंक वाले हंटर के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ था। जिन्वू में जरूर कुछ खास है। चाहीन अब सोचती है कि वो इतने सारे हंटर्स से मिली है, लेकिन ये पहली बार है जब उसे किसी हंटर में से इतनी अच्छी खुशबू आई हो। अगले दिन भी जिन्वू मजदूरी करने जाता है और उसे देख माइनिंग टीम के लोग काफी खुश होते हैं। इन्हें देख जिन्वू को अपनी पुरानी टीम की याद आने लगती है। सबसे पहले ये लोग एक सी रैंक के डंजन में खुदाई करते हैं और जिन्वू की वजह से ये काम भी जल्दी हो जाता है। लंच के बाद उन्हें ए रैंक डंजन में जाना था। लीडर फिर से जिन्वू को जॉब का ऑफर देता है कि वो उसे 5 गुना ज्यादा पगार देगा, लेकिन जिन्वू मना कर देता है। तभी इनके पास कैप्टन सॉन कीहून आता है, जो कि आज की अटैक टीम का लीडर है। उसे एक आदमी चाहिए था जो कि उनका सामान उठा सके, क्योंकि उसका कुली आज काम पे नहीं आया है। माइनिंग टीम में सभी लोग छोटी रैंक के हैं, तो ए रैंक के डंजन में लड़ाई के समय जाने में उन्हें डर लग रहा था, भले ही उन्हें ज्यादा पैसे क्यों ना मिले। अब जिन्वू हाथ ऊंचा कर कहता है कि वो ये काम करेगा। उसके साथ ही जिन्वू को समझाते हैं कि अंदर ए रैंक वाले मॉन्स्टर होंगे और उसकी जान को खतरा हो सकता है, पर जिन्वू कहता है कि उसे डर नहीं लगता,
आज वाला गेट कल जितना खतरनाक नहीं है, इसीलिए इस दूसरी टीम को भेजा गया है। इस टीम में 6 ए रैंक और 3 बी रैंक वाले हंटर्स थे, लेकिन इसमें कोई भी एस रैंक हंटर नहीं था। ये सब लोग अब डंजन के अंदर जाते हैं। जिन्वू महसूस करता है कि इस डंजन की मैजिक पावर कल वाले डंजन से कम है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब लग रहा था। अब एक लड़की जिन्वू से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कैप्टन और बाकी सभी हंटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। ये लड़की टीम की हीलर है। किहून पहली बार किसी मिशन को लीड कर रहा था। अगर ये रेड कामयाब होती है तो उसे ऑफिशियली इस टीम का कैप्टन बना दिया जाएगा। वो चोई और चाहीन जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन वो काफी अच्छा ए रैंक हंटर है। अचानक ही इन्हें सामने कुछ दिखता है और ये लोग बिना कहे अटैक करने को रेडी हो जाते हैं। इन पर कुछ जैकल्स यानी सियार हमला करते हैं और ये लोग उन्हें मारने लगते हैं। इन सभी के पास कमाल की मैजिक पावर्स थी, जिनसे ये आराम से उन जैकल्स को हरा देते हैं। अब ये सोचते हैं कि जैकल्स तो सी रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, तो ये ए रैंक के डंजन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनके शिकार लायक कुछ भी नहीं है, तो इन्हें तो मर जाना चाहिए था। जिन्वू को अब इनके गले पर पट्टा बंधा हुआ दिखता है, यानी कि इन्हें किसी ने पाला था। तभी इनके सामने कुछ मॉन्स्टर आते हैं जिनका नाम हाई ऑर्क्स है। इन्हें देख सब डर जाते हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंट मॉन्स्टर होते हैं। ये ऑर्क्स अब हंटर पे हमला करने लगते हैं और इनकी पावर बहुत ज्यादा थी। ये ऑर्क्स सीधा ही कमजोर हीलर्स को निशाना बनाते हैं। जादूगर उनसे लड़ते हैं, लेकिन उनके जादू का ऑर्क्स पर असर नहीं हो रहा था। एक लड़की अपने जादू से इन्हें बांधने की कोशिश करती है, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग थे तो आराम से छूट जाते हैं। एक जादूगर अपने फायर सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें लड़ने को बोलता है। बाकी हंटर भी इन ऑर्क्स से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इनके सामने कमजोर थे। ये लोग नंबर में भी ऑर्क्स के मुकाबले कम थे। ए रैंक को इनसे लड़ने में दिक्कत हो रही थी, तो बी रैंक तो इनके सामने टिकेंगे ही नहीं। एक ऑर्क अब एक बी रैंक वाले हंटर का हाथ काट देता है। ली नाम की हंटर अपने मैजिक से उस ऑर्क को पकड़ लेती है और हीलर उस हंटर के हाथ को वापस से ठीक कर देती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा सा ऑर्क आता है और हीलर समझ जाती है कि उसकी मौत पक्की है। लेकिन तभी अचानक उस ऑर्क का गला दबने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। हीलर को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हुआ। ये काम असल में जिन्वू ने किया था, जो कि अपनी स्टेल्थ वाली स्किल से गायब हो गया था। इसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स के हाथ पैर पर चाकू से कट मार के उन्हें कमजोर करने लगता है, ताकि हंटर्स उन्हें आराम से हरा पाए। जिन्वू इन लोगों को अपनी पावर दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने सामने किसी को मरने भी नहीं दे सकता। वो बिना दिखे ही सभी ऑर्क्स को कमजोर कर देता है और हंटर्स उन्हें मार देते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि अचानक ही ये ऑर्क्स कमजोर कैसे हो गए थे। उनमें से तो किसी ने ये काम नहीं किया था, पर ये लोग जिंदा बच गए, यही बड़ी बात है। अब इनमें ली नाम की जो लड़की है वो मैजिक कास्टर है, तो जिन्वू ने गायब होके जो कुछ किया वो सब उसने देख लिया था। अब जिन्वू किसी कारण से ही ये बात छुपा रहा होगा। ये सोचकर ली भी किसी को इस बारे में नहीं बताती। हंटर्स अब कैप्टन से पूछने लगते हैं कि उन्हें डंजन में आगे बढ़ना है या यहीं से वापस घर चले, क्योंकि ये काम उनके बस का तो नहीं है। किहुन अब फैसला लेता है कि उन्हें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन वापस जाते समय ये देखते हैं कि गेट पर किसी ने बैरियर लगा दिया था, यानी कि ये अब बाहर नहीं जा सकते हैं। ली कहती है कि वो इस बैरियर को तोड़ सकती है, लेकिन उसे टाइम लगेगा और इस डंजन में कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर है जिसने ये बैरियर लगाया होगा। लेकिन जादूगर जब इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी इन सबको भयानक मैजिक पावर महसूस होती है और ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि अब तो उन हाई ऑर्क्स की पूरी सेना ही आ गई थी। अगर ये इनसे लड़े तो ये पक्का मारे जाएंगे। ऑर्क्स में से अब एक मॉन्स्टर आगे आता है और किहुन भी उसके पास जाता है। ये ऑर्क अपनी भाषा में इन्हें कुछ कहता है जो कि किसी को समझ नहीं आता। इसके बाद इस ऑर्क को इसका बॉस पजेस कर लेता है और बोलता है कि इंसानों, मेरा नाम करगलगन है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये बैरियर इसी ने लगाया था, क्योंकि ये इस ट्राइब का महान जादूगर है और इस डंजन में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं है। तो इनके पास दो रास्ते हैं, या तो अभी करगलगन की सेना के हाथों मारे जाएं, या तो उससे मिलने उसके महल में जाएं। किहुन कहता है कि वो उससे मिलना चाहते हैं। किहुन अब जिन्वू से कहता है कि हम जैसे ही बॉस को देखेंगे उस पर अटैक कर देंगे। उसका ध्यान भटकाने से ये बैरियर हट जाना चाहिए।
तब तुम यहाँ से बाहर चले जाना और एस रैंक वाली टीम को जाके सब बता देना। जिनवू कहता है कि इसमें तो तुम सब मारे जाओगे, जिस पर कीहून बोलता है कि उनका मिशन यहाँ के बॉस को मार के गेट बंद करने का है, यहाँ से जिंदा जाने का नहीं। हीलर अब जिनवू को अपनी एक डायरी देती है और कहती है कि ये मेरी फैमिली तक पहुँचा देना, हमें अपना मिशन पूरा करना ही होगा, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। जिनवू सोचता है कि ऐसी ही सिचुएशन डबल डंजन में हुई थी, लेकिन वहाँ उसके साथ ही जिनवू को बलि का बकरा बना के भाग गए थे। पर यहाँ सब उल्टा है, ये लोग खुद मरने जा रहे हैं ताकि जिनवू यहाँ से भाग सके। जिनवू उसकी डायरी रख लेता है। इधर बाहर हम चाहीन को देखते हैं जो कि जिनवू से मिलने आई थी। उसे टीम लीडर से पता चलता है कि जिनवू तो अटैक टीम के साथ कूली बन के डंजन के अंदर गया है। खैर, इन सभी हंटर्स को करगलगन के महल में ले जाया जाता है, जहाँ गद्दी पर बैठा करगलगन इनका स्वागत करता है। चाहीन अब सोचती है कि एक ई रैंक का हंटर कूली बन के ए रैंक के डंजन में गया है, उसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? कल भी जिनवू बॉस रूम के बाहर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में हथियार भी था, उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। वो माइनिंग टीम के लीडर से कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, लेकिन वो यहाँ खाली हाथ ही आ गई थी। तो वो माइनिंग टीम के लीडर से कोई हथियार मांगती है और वो अपनी खुदाई वाली गेती उसे पकड़ा देता है। चाहीन बोलती है कि इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या, जैसे तलवार या भाला? लीडर बोलता है कि हम मजदूर हैं मैडम, हमारे पास ये सब कहाँ से आएगा, एक फावड़ा और है चाहिए हो तो। चाहीन कहती है कि रहने दो और खाली हाथ ही अंदर जाने लगती है, लेकिन फिर मुड़कर वापस आती है और लीडर से वो गेती ले लेती है कि ये खाली हाथ जाने से तो अच्छा है। इधर महल के अंदर ढेर सारे हाई ऑर्क्स थे, अगर ये डंजन से बाहर निकल गए तो आराम से पूरे शहर को तबाह कर देंगे। खासकर इनमें 4 ऐसे हाई ऑर्क्स थे जिनका ऑरा बाकियों से काफी अलग था। कीहून सोचता है कि हमें डंजन बॉस को हराकर इस गेट को बंद करना ही होगा। अब बॉस करगलगन कहता है कि तुम मुझसे डर गए क्या इंसान? ऐसा कहकर वो अपना मास्क हटाता है और फिर हंटर्स को उसमें से खतरनाक मैजिक पावर महसूस होती है। उसके मुकाबले तो ये हंटर्स 3rd क्लास जादूगर भी नहीं थे। कीहून पूछता है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, जिस पर करगलगन कहता है कि तुम सब बस एंटरटेनमेंट हो, मैं तुम सभी को एक एक करके तड़पा तड़पा के मारूंगा और खाऊंगा, जिससे मेरी सेना का भी टाइम पास होगा। कीहून सोचता है कि हम इनके लिए बस टाइम पास हैं। तभी बॉस की नजर जिनवू पर जाती है और वो सोचता है कि इन इंसानों के बीच में ये कौन आ गया है। कीहून अब अपनी टीम से चिल्ला कर कहता है कि हमला करो, लेकिन उसकी टीम के लोग इतने डर गए थे कि कोई भी आगे नहीं आता। कीहून अकेला ही बॉस की तरफ भागता है, लेकिन बॉस के सामने एक शील्ड थी जिस पर कीहून खरोच भी नहीं मार पाता। इसके बाद बॉस ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करता है और कीहून को ऊपर उठाकर जमीन में घुसेड़ देता है और किसी रबर की बॉल की तरह उसे बार बार ऊपर नीचे पटकने लगता है। अब अचानक ही जिनवू कीहून को कैच करता है और कहता है कि ये डंजन खाली करना आप हंटर्स का काम है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता, लेकिन अब पूरी टीम ही खतरे में है, तो क्या मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ? इतना कह के वो एक ऑर्क को अपने मैजिक से हवा में उड़ा देता है। कीहून बोलता है कि प्लीज इन्हें मार दो, क्योंकि हमसे तो कुछ होगा नहीं। बॉस कहता है कि ज्यादा उड़ो मत, तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। जिनवू बोलता है कि सही कहा, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉस का सामना अब तक मैंने नहीं किया है, हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। इतना कहकर जिनवू अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है, जो देख सब हैरान थे। इधर डंजन के बाहर जिनचुल भी आ जाता है। वो देखने आया था कि जिनवू यहाँ पर मजदूरी क्यों कर रहा है, वो भी 2 दिनों तक। वो लीडर से पूछता है कि हंटर जिनवू कहाँ पर है। अब ये सुन एक मजदूर कहता है कि मैं जानता था उस लड़के में कुछ गड़बड़ है, उसने मुझे इतने डरावने तरीके से देखा था जैसे कि मुझे खा जाएगा। लीडर बताता है कि जिनवू तो गेट के अंदर गया है कूली बन के। जिनचुल मन में सोचता है कि एस रैंक बनने के बाद से ही उस पे नजर रखी जा रही है। लीडर पूछता है कि जिनवू आखिर कौन है, तो जिनचुल कहता है कि कल न्यूज देख लेना, पता चल जाएगा। लीडर बताता है कि चाहीन भी जिनवू को पूछते हुए आई थी और गेट के अंदर गई थी। तभी गेट में से इन्हें काफी अजीब ऑरा महसूस होता है और जिनचुल अपनी टीम से कहता है कि इस गेट का मैजिक पावर फिर से चेक करो। अंदर चाहीन को उन सब हाई ऑर्क्स की लाशें मिलती हैं जिन्हें कीहून की टीम ने मारा था। चाहीन समझ गई थी कि टीम की जान खतरे में है और वो डंजन बॉस की तरफ जाने लगती है। इधर बॉस कहता है कि मेरी इतनी बड़ी सेना के सामने तुम्हारी ये छोटी सी आर्मी क्या कर लेगी। जिनवू अब अपनी आर्मी के आसपास एक मोनार्क डोमेन बना लेता है। ये एक नई स्किल है जो उसने डीमन कैसल में लेवल 70 पास करने पर सीखी थी। इस डोमेन के अंदर उसकी शैडो आर्मी को पावर बफ मिलता है। उसके शैडो सोल्जर्स भी डीमन कैसल की लड़ाई में स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। बाकी हंटर्स सोच रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है, एक अच्छा जादूगर भी बस 2 सोल्जर्स को समन कर सकता है, इतनी ज्यादा पावर एक इंसान में कैसे हो सकती है। अब बॉस की सेना शैडो आर्मी पर अटैक कर, लेकिन
लेकिन जिन्वू की आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आयरन और इग्रिस तो अकेले ही 10-10 मॉन्स्टर्स को मार रहे थे और जिन्वू खुद भी इन्हें गाजर मूली की तरह काट देता है। हंटर टीम सोचती है कि ये तो चाहीन जितना स्ट्रॉन्ग है, ये कूली का काम क्यों कर रहा था। बॉस अब फायर ड्रैगन वाला मैजिक कर जिन्वू के कुछ सोल्जर्स जला देता है और कहता है कि तुम्हारे सोल्जर्स बस कठपुतली हैं। जिन्वू कहता है कि वो अपनी शैडो आर्मी को जितनी बार चाहे उतनी बार फिर से जिंदा कर सकता है। बॉस अब एक बड़ी सी शील्ड जिन्वू को दे मारता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। फिर बॉस ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज कर इन पे पत्थर की बारिश कर देता है और कहता है कि फिर मैं तुम्हारी शैडो आर्मी को तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी मैजिक पावर खत्म ना हो जाए। वो फिर से फायर वाला मैजिक करता है और शैडो आर्मी को जला देता है। किहुन की टीम तो बस इधर उधर भागती फिर रही थी। जिन्वू समझ गया था कि अपनी मैजिक पावर का यूज कर बॉस जिन्वू को उससे दूर रखने की कोशिश कर रहा है। इधर जिनचुल को पता चलता है कि इस डंजन की मैजिक पावर एस रैंक के बहुत ही करीब है। जिनचुल कहता है कि मास्टर ऑफ हंटर्स को कांटेक्ट करो, हमें अटैक टीम की हेल्प करने अंदर जाना होगा। इधर नंबर में बॉस की सेना ज्यादा थी और शैडो आर्मी पर भारी पड़ रही थी। जिन्वू की मैजिक पावर जल्द ही खाली हो जाएगी और वो अकेला ही बचेगा। जिन्वू अब अपनी इन्वेंट्री में से एक माना बॉटल निकाल के अपनी मैजिक पावर बढ़ा लेता है और फिर अराइज कहकर मरे हुए मॉन्स्टर्स को भी अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर लेता है। जिन्वू कहता है कि वो जल्द ही डंजन बॉस को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेगा और उसे अपना कटप्पा बना लेगा। ये सुनकर बॉस की भी थोड़ी फट जाती है और वो सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं बाहुबली, लेकिन इसमें भी कुछ ग्लिच होता है और हमें पूरी बात सुनने को नहीं मिलती। बॉस आगे कहता है कि अगर ये सच में वो है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जब से मैंने आंखें खोली है मुझे सिर्फ एक ही कमांड सुनाई देती है, इंसानों को मारो, और वो इसी का पालन करेगा। बॉस अब अपने 4 सेनापति को भी हमला करने का ऑर्डर देता है। इधर चोई को पता चलता है कि जिस गेट में किहुन अपनी टीम लेके गया था वो तो एस रैंक के बराबर है और अगर उसके मॉन्स्टर्स गेट से बाहर निकल आए तो जेजू आइलैंड वाला कांड फिर से हो जाएगा। लेकिन इनके पास अब भी टाइम है गेट के अंदर जाके सभी मॉन्स्टर्स को मारने का। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इन्हें व्हाइट टाइगर गिल्ड और फील्ड गिल्ड को भी मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। इधर बॉस के सेनापति आयरन टैंक और इग्रिस से लड़ रहे थे और वो लोग आराम से इनकी बैंड बजा देते हैं। हंटर भी इनकी मदद करने का सोचते हैं तो बॉस उन्हें अपने जादू से घायल कर देता है और कहता है कि बच्चों बड़ों की लड़ाई से दूर रहो। बॉस अब खुद लड़ने नीचे आता है और जिन्वू पर अपने जहर वाले जादू से अटैक करता है, लेकिन जहर और कर्स वाले जादू का जिन्वू पर कोई असर ही नहीं होता। वो अब अपने 2 जादूगरों को बुलाकर एक बड़ा सा आग का गोला बॉस की तरफ फेंकता है जो कि उसकी शील्ड को तोड़ता हुआ सीधा उसके मुंह पे जाके लगता है। चाहीन आके देखती है कि यहाँ ये चल क्या रहा है। हंटर्स की टीम तो किहुन को हील करने में लगी हुई थी। बॉस अब अपने जादू से बहुत बड़ा हो जाता है और जिन्वू को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू तुरंत ही वहाँ से हट जाता है और बोलता है कि मुझे जायंट्स पसंद नहीं है। बॉस अपने आग वाले जादू से अटैक करता है जिसमें शैडो आर्मी के साथ अपनी सेना भी जला देता है, लेकिन जिन्वू को तो खरोच भी नहीं आती और वो अपना डैगर बॉस की आंख में घुसा देता है। बॉस एक जादूगर है तो अपनी सेना के बिना वो कमजोर है और एक लड़ाई वाला हंटर आराम से जादूगर को हरा सकता है। बॉस फिर से जिन्वू पर आग से हमला करता है पर जिन्वू बच जाता है। उसके डैगर वाले हमले से बॉस को ज्यादा चोट नहीं आई थी तो वो एक बड़ी सी चेन से बॉस को बांध देता है और नीचे गिरा देता है। अब तक जिनचुल भी यहाँ आ चुका था। वो चाहीन से कहता है कि वो यहाँ अटैक टीम की मदद करने आया था, पर अब जिन्वू को देख लगता है कि उन्हें आने की जरूरत ही नहीं थी। चाहीन समझ जाती है कि जिन्वू जरूर कोई टॉप टियर फाइटर है जिसे जिनचुल भी जानता है। वो पूछती है कि आखिर ये हैंडसम नौजवान बाहुबली है कौन। जिनचुल कहता है कि मुझे भी ज्यादा नहीं पता। खैर, जिन्वू ने बॉस के 4 सेनापति भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लिए थे। बॉस चिल्लाता है, कुछ भी हो जाए मैं झुकेगा नहीं साला। करगलगन नाम सुन के चोमू समझा क्या? फायर है मैं। लेकिन फिर बॉस अपने ही सेनापति के हाथों मारा जाता है। खैर, अब जिन्वू करगलगन की बॉडी पे हाथ रख के कहता है कि अराइज, और उसकी शैडो को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। शैडो बनने के बाद करगलगन काफी विनम्र हो गया था। अब सिस्टम इसका नाम रखने को बोलता है तो जिन्वू इसके लंबे दांतों को देख इसका नाम रखता है टस्क बाबा, और सिस्टम ने टस्क को इलाइट नाइट रैंक दी हुई थी जो कि जिन्वू ने पहले कभी नहीं देखी। ए रैंक के डंजन बॉस की शैडो तो कमाल की है और ढेर सारे हाई ऑर्क्स भी अब उसकी शैडो आर्मी का हिस्सा बन गए हैं, जिससे जिन्वू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिनचुल और बाकी लोग अब जिन्वू के पास आते हैं
हैं जिन्हें उसने नोटिस भी नहीं किया था। हंटर टीम उससे ढेर सारे सवाल करने लगती है, लेकिन जिनचुल कहता है कि जिन्वू एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट है, तो आज यहाँ जो कुछ भी हुआ हम इसके बारे में बाहर किसी को नहीं बताएंगे। जिन्वू ने एस रैंक जितनी पावर दिखा के आप सबको बचाया है, तो उनसे बिना सवाल किए उन्हें यहाँ से जाने दो। किहुन कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हम सब जिंदा हैं, और सभी उसका शुक्रिया करते हैं। जिन्वू अब उस हीलर को उसकी डायरी वापस लौटा देता है और फिर जिनचुल जिन्वू को यहाँ से बाहर ले जाने लगता है। चाहीन से जादूगर पूछती है कि आप ये कुदाली लेके क्यों घूम रही हो, जिस पर चाहीन शर्मा जाती है कि अब उस बाहुबली को लगेगा कि मैं पागल हूँ। जादूगर पूछती है कि कौन बाहुबली, तो चाहीन बोलती है कि कुछ नहीं। किहुन अब ये सारी बातें चोई को बता देता है और चोई उससे पूछता है कि मुझमें और जिन्वू में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा। किहुन पूछता है कि क्या एक ए रैंक हंटर को आप अकेले हरा सकते हो बिना किसी सपोर्ट के। चोई कहता है कि नहीं, शायद उसका नाम फालतू में ही अल्टीमेट हंटर रखा है। खैर, किहुन भी अब चाहता था कि चोई जिन्वू को उनकी गिल्ड में भर्ती कर ले। खैर, अगले दिन जिन्वू जिन्हो से मिलने जाता है और जिन्हो उसे बताने लगता है कि उसके बाप ने क्या शर्त रखी है। इसी समय हम हंटर एसोसिएशन के बाहर होती है, जहाँ ढेर सारे न्यूज रिपोर्टर्स आए थे। असल में आज ली मिनसुंग नाम के आदमी की रैंक चेक होनी थी और उसी ने इन सब लोगों को यहाँ बुलाया था क्योंकि वो एक फेमस एक्टर है। तभी बेक और चोई भी यहाँ पर आते हैं और सोचते हैं कि आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। रिपोर्टर्स इनसे पूछने लगते हैं कि क्या आप यहाँ मिनसुंग को अपनी गिल्ड में भर्ती करने आए हैं, लेकिन इन्हें तो पता भी नहीं था कि मिनसुंग है कौन। ये तो यहाँ जिन्वू के लिए आए हैं। चोई कहता है कि मिनसुंग ने तो पहले ही फील्ड गिल्ड को साइन कर लिया है, मैं तो यहाँ किसी और के लिए आया हूँ। जो सुन सभी रिपोर्टर्स निराश हो जाते हैं। बेक को भी पता चल गया था कि कैसे जिन्वू ने उसके हंटर्स को बचाया है, जिस पर चोई कहता है कि कम से कम हमारा कोई हंटर मरा तो नहीं, जैसे रेड गेट में तुम्हारा किहुन मरा था। खैर, ये दोनों जिन्वू को अपनी गिल्ड में भर्ती करना चाहते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। तभी यहाँ पर लिम ग्यू नाम का आदमी आता है, जो कि असल में फील्ड गिल्ड का मास्टर है, और इनसे पूछता है कि तुम लोग भी मिनसुंग को भर्ती करने आए हो क्या, जिस पर दोनों गुस्से में कहते हैं कि अरे मिनसुंग या पिनसुंग हो, हम उसके लिए नहीं आए। तभी जिन्वू भी यहाँ आ जाता है क्योंकि आज ऑफिशियली उसे एस रैंक मिलने वाली है। मिनसुंग अब प्रेस वालों से कहता है कि मेरे अंदर हंटर की पावर अवेकन हुई है और अब मैं अंदर जाके अपनी रैंक चेक करवाऊंगा और फील्ड गिल्ड के लिए काम करूंगा। प्रेस वाले पूछते हैं कि आप एक्टिंग करना छोड़ देंगे क्या और फुल टाइम हंटर बन जाएंगे। अब मिनसुंग मन में सोचता है कि बिल्कुल भी नहीं। असल में उसने अपनी रैंक पहले ही चेक करवा ली थी, जो कि ए रैंक है। वो सिर्फ 2 साल के लिए फील्ड गिल्ड में रहेगा और फिर वापस एक्टिंग करियर में लौट आएगा। असल में मिनसुंग पर काफी इल्जाम लगे हुए हैं, तो 2 साल में लोग उन्हें भूल जाएंगे और मिनसुंग की इमेज क्लीन हो जाएगी। तभी जिन्वू अंदर जाने लगता है, लेकिन मिनसुंग का मैनेजर उसे रोक लेता है कि अभी सर का इंटरव्यू चल रहा है, बाद में आना। तभी एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही बाहर आते हैं और कहते हैं कि जिन्वू मेरा मेहमान है और उसने मिनसुंग को मना भी किया था कि इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करना। खैर, वो जिन्वू को लेकर अंदर चले जाते हैं। मिनसुंग सोचता है कि उस लड़के ने मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया। अब वो भी अंदर जाने लगता है तो जिनचुल गेट पर ही उसे रोक लेता है कि अभी किसी और की रैंक चेक की जा रही है, तो तुम बाहर ही इंतजार करो। मिनसुंग उससे कहता है कि तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, अभी खड़े खड़े तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूँ। जिनचुल बोलता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन ज्यादा परेशान करोगे तो अच्छा नहीं होगा। इधर जिन्वू देखता है कि चोई और बेग भी अंदर उसके लिए खड़े हैं। आखिर 2 साल के बाद देश को एक एस रैंक हंटर मिला है। खैर, अब जिन्वू से पूछा जाता है कि वो किस तरह की पावर्स यूज कर सकता है। अब जिन्वू तुरंत ही एक शैडो सोल्जर को समन करता है। गन ही बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, तुम इससे भी ज्यादा कर सकते हो ना। जिन्वू मन में सोचता है कि लोगों ने उसकी पावर देख ली है, तो अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। जिन्वू अब ढेर सारे शैडो सोल्जर्स को समन करता है और कहता है कि मैं ऐसे 100 और सोल्जर्स बुला सकता हूँ। बेक और चोई महसूस कर लेते हैं कि जिन्वू की मैजिक पावर तो बहुत ज्यादा है और वो बेक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें कमरे के बाहर ही जिन्वू का ऑरा महसूस हो रहा था। री एवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जिन्वू को उसका एस रैंक वाला हंटर लाइसेंस मिल जाता है। जिन्वू सोचता है कि अब वो जल्दी से डीमन कैसल वाले मिशन को पूरा कर लेगा। चेयरमैन जिन्वू को एस रैंक मिलने पर बधाई देते हैं और जिन्वू यहाँ से जाने लगता है। बाहर उसे चोई और बेक भी मिलते हैं, जो कि उससे बात करना चाह रहे थे, लेकिन जिन्वू फिर से इन्हें इग्नोर करके आगे निकल जाता है और कहता है कि पहले मुझे कोई और जरूरी काम निपटाना है। अब जैसे ही जिन्वू गेट खोलता है तो प्रेस वाले धड़ाधड़ उसकी फोटो खींचने लगते हैं। इधर सोंगयी जिन्हा को बताती है कि तुम्हारा भाई तो न्यूज में आ रहा है कि वो देश का 10वां एस रैंक हंटर है। उसके मजदूर भाइयों को भी पता चलता है कि वो एस रैंक का हंटर है। जुनही भी न्यूज देखकर खुश होती है और जिन्वू के पुराने साथी और चाहीन को भी ये खबर मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी नया एस रैंक हंटर नहीं बना था। सब लोग
जिनसुंग को छोड़कर जिनवू का इंटरव्यू लेने लगते हैं। इधर जिन्हो अपने फादर को बताता है कि जिनवू ने उनकी गिल्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया है। जिनवू ने कहा था कि एक मिशन है जो उसे अकेले ही पूरा करना है, जिसके लिए वो लड़ता रहेगा और स्ट्रांग होता जाएगा। तो अभी वो कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता था कि जिन्हो उसकी टीम ज्वाइन कर ले। इस बात पर जिन्हो को अपने फादर से डांट पड़ती है कि पहले तो तुम इस गिल्ड के मास्टर बनना चाहते थे और अब उस जिनवू के लिए सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। जिन्हो कहता है कि जो भी हो वो जिनवू के साथ रहेगा। इधर प्रेस वाले जिनवू से बात करना चाहते थे। बेक कहता है कि इनसे बात करोगे तो थक जाओगे, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। जिनवू कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है और अचानक ही सबके सामने से गायब होकर यहाँ से चला जाता है। जोई बोलता है कि ये सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि जादूगर भी है। वहीं जिनवू की स्पीड देख बेक के तोते उड़ गए थे। जिनवू को अब अच्छा गियर खरीदना था तो वो हंटर्स ऑक्शन में जाता है। उसे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए था जो कि फायर वाले अटैक से उसकी रक्षा करे। इस काम के लिए मैनेजर उसे एक क्लॉक दिखाता है जो कपड़ों के ऊपर पहनते हैं, लेकिन उसकी कीमत देख जिनवू की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि थोड़ा कम करो भैया, रोज आपके यहाँ से कपड़े लेता हूँ। मैनेजर कहता है कि हमारे स्टोर का प्राइस फिक्स है, लेकिन अगर आप यहाँ का ग्लास तोड़ सको तो हम आपको ये प्रोडक्ट फ्री में दे देंगे, क्योंकि ये ग्लास मैजिक से बनाए गए थे इन कीमती आर्टिफैक्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए। जिनवू अब ग्लास तोड़ने को तैयार हो जाता है तो मैनेजर कहता है कि अरे सर, मैं तो मजाक कर रहा था, ग्लास को छुआ भी तो सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा। जिनवू कहता है कि उसे चाकू टाइप कोई हथियार चाहिए, तो एक दूसरा मैनेजर उसे अपने साथ ले जाता है। ये आदमी देखता है कि जिनवू ने तो कांच को छुआ भी नहीं था और फिर भी उसमें क्रैक आ गया था। इधर जिनवू को एक चाकू पसंद आता है, लेकिन वो बहुत महंगा था। अब जिनवू अपना डैगर मैनेजर को दिखाता है और कहता है कि इसकी कीमत क्या होगी। मैनेजर कहता है कि इसकी कीमत कम से कम 100 मिलियन होगी। जो सुन जिनवू हैरान हो जाता है, क्योंकि ये डैगर उसने सिस्टम से खरीदा था, वो भी बहुत सस्ते में। यानी सिस्टम से मिले आइटम असली दुनिया में बहुत कीमती होते हैं। वो सोच रहा था कि इन आइटम्स को बेचकर आर्टिफैक्ट्स खरीद लूंगा, लेकिन अब उसका मन बदल जाता है। इधर बेक सोच रहा था कि जिनवू दिन पर दिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता जा रहा है। उसकी सेकंड अवेकनिंग तो काफी टाइम पहले हुई थी, तो उसकी पावर्स बढ़ती कैसे जा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई ही ना हो और वो किसी दूसरे तरीके से लेवल अप कर रहा है। इधर जिना देखती है कि आखिरकार मीडिया वाले उनके घर के सामने से चले गए थे। जिनवू उसे बताता है कि वो फिर से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है। तभी इनके घर की घंटी बजती है। ये जिन्हो था जो कि अपनी बोरिया बिस्तर लेकर जिनवू के पास आ गया था। जिनवू अब जिना से कहता है कि मैं इसके साथ एक हफ्ते के लिए काम से जा रहा हूँ। उस रात को जिन्हो जिनवू के कमरे में ही सोता है। जिनवू को जिना की चिंता हो रही थी कि जब वो बाहर जाए तो कोई उस पे हमला ना कर दे, तो उसकी रक्षा के लिए जिनवू फैंग यानी टस्क के 4 गार्ड्स को समन करता है और देखता है कि ये तो 3 ही थे। फिर उसे याद आता है कि चौथे को तो उसने छत से चिपका दिया था, तो उसकी शेडो एक्सट्रैक्ट करना तो वो भूल ही गया। खैर, इन 3 में से एक भी जिना को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी होगा। वो अब शेडो बन के जिना के साथ ही रहेगा। इसके बाद जिनवू अपने मोहल्ले की सिक्योरिटी भी बढ़ा देता है। वो कुछ शेडो सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें मोहल्ले की पेट्रोलिंग पर लगा देता है, ताकि कोई भी बुरा इंसान इनके मोहल्ले के आसपास भी ना भटके। इस समय हम आसमान में एक एंट को उड़ते हुए देखते हैं, जो कि शायद उसी जेजू आइलैंड से उड़ी होगी। खैर, अगले दिन जिनवू जिन्हो के साथ निकल जाता है। जिनवू कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा है। इसके बाद जिनवू फिर से डीमन कैसल में एंटर करता है। वो अपने साथ 2 आइटम भी लाया था, जिससे उसे हीट प्रोटेक्शन मिलेगी। तभी उसे एक क्वेस्ट मिलता है कि उसे डीमन मोनार्क बारन को मारना है। अब पिछली बार जिनवू ने 75 फ्लोर पार कर लिए थे, वो अब सीधा 76वें फ्लोर पर जाता है। इधर जिन्हो के फादर और मदर बात कर रहे थे कि उन्हें लगा नहीं था कि जिन्हो ऐसे घर छोड़ के चला जाएगा। तभी जिन्हो के फादर को हार्ट अटैक आता है और वो बेहोश हो जाते हैं। इधर जिन्वू के सामने एक बहुत बड़ा डीमन आता है, तो उसे मारने के लिए जिन्वू टस्क को समन करता है और उसे अपना स्पीयर ऑफ एवराइस भी दे देता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाए। टस्क अब अपने आग वाले जादू से एक झटके में ही उस डीमन को राख बना देता है, जो देख जिन्वू भी हैरान था। इधर जिन्हो के फादर म्योनघान को हॉस्पिटल में होश आ गया था। उन्हें एटर्नल स्लम्बर नाम की बीमारी हुई थी। इस बीमारी वाला इंसान एक बार सोता है तो फिर कभी नहीं जागता। डॉक्टर पूछता है कि आपके आसपास कोई हंटर रहता है क्या, क्योंकि कुछ लोगों का शरीर मैजिक पावर को सहन नहीं कर पाता और इन्हें यह बीमारी लग जाती है। म्योनघान बताता है कि मेरा बेटा हंटर है। डॉक्टर कहता है कि अभी पक्का नहीं है कि उसे ये बीमारी कैसे लगी होगी। म्योनघान मन में सोचता है कि मैजिक पावर से भरी इस दुनिया में मेरा शरीर ही मैजिक पावर सहन नहीं कर पाया, यानी इस दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ हम 2 हंटर्स को देखते हैं जो कि समुद्र किनारे घूम रहे थे और अचानक ही इनके सामने वो एंट आ जाता है जो कि जेजू आइलैंड से उड़ा था। इधर जिन्वू ने अपने सोल्जर्स को 6 टीम में बांट दिया था और सभी को अलग अलग काम पे लगा दिया था। उसने उन सभी को
2 ऑर्डर्स दिए थे। हर टीम अलग अलग तरह से काम करेगी और जो भी दुश्मन सामने आएगा उसे मार देगी और जैसे ही अगले फ्लोर का परमिट मिलेगा तो मुझे आगे बताएगी। इस तरह से जिन्वू जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएगा। पिछले 2 दिन में वो 80वें फ्लोर पर आ गया है। तभी वो देखता है कि उसका माना लेवल कम हो रहा था, यानी कोई था जो उसके सोल्जर्स को मारता जा रहा था। ये हाई ऑर्क वाली टीम थी जो कि डीमन से पिट रही थी। इस डीमन ने पहले टीम ए पर अटैक किया, फिर टीम बी पर, और अब ये टैंक वाली टीम पर अटैक कर उसे भी खत्म कर देता है। जिन्वू गायब होकर ये सब देख रहा था और ये डीमन नाइट जिन्वू पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वू आराम से इन्हें मार देता है और आखिरी बचा नाइट तो जिन्वू को देखकर ही डरने लगता है। लेकिन तभी वो नाइट सरेंडर कर देता है और कहता है कि मुझे मत मारो। जिन्वू उसका हेलमेट निकालता है तो ये एक लड़की थी। जिन्वू बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी सेना पर हमला किया और अब चाहती हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, और वैसे भी तुम्हारे साथी तो मर चुके हैं। ये डीमन लड़की जिसका नाम एसिल था कहती है कि इनकी ड्यूटी मुझे प्रोटेक्ट करने की थी, उसमें ये मर भी गए तो क्या हुआ। जिन्वू सोचता है कि ये लड़की तो बहुत सेल्फिश है, वो इसे जिंदा छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। तो एसिल मौका देखकर उस पर पीछे से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन टस्क अपने कवच वाले जादू से उसे बचा लेता है। एसिल फिर से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। जिन्वू पूछता है कि क्या वो उसे अगले फ्लोर का एंट्री परमिट दिला सकती है। एसिल कहती है कि वो परमिट उसकी फैमिली के पास है और वो जिन्वू को लाके दे देगी। बाकी उसे सभी फ्लोर्स के परमिट की लोकेशन पता है। अगर जिन्वू उसे और उसकी फैमिली को जिंदा छोड़ दे तो एसिल जिन्वू को वहाँ तक ले जा सकती है। अब जिन्वू डरावने तरीके से पूछता है कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, और एसिल कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही। जिन्वू अब परमिट के बदले उसे जिंदा छोड़ने को मान जाता है और फिर पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। इधर हम उसी आइलैंड को देखते हैं जिस पर वो एंट मॉन्स्टर उड़कर आ गया था। उसने यहाँ पर तबाही मचा दी थी और कई सारे लोगों को मार दिया था। इधर जिन्वू एसिल से पूछता है कि क्या उसे भी अपने माइंड में इंसानों को मारने की आवाज सुनाई देती है। एसिल कहती है कि नहीं, लेकिन हमें दूसरी कमांड मिलती है, अपनी जगह को प्रोटेक्ट करो, यानी कि ये लोग डंजन वाले मॉन्स्टर से अलग हैं। जिन्वू पूछता है कि ये आवाज उसे कब से सुनाई दे रही है, जिस पे एसिल कहती है कि जब से वो यहाँ पर आए हैं तब से। ये सुन जिन्वू चौंक जाता है। एसिल कहती है कि इससे पहले वो डीमन रेल्म में थी। जिन्वू पूछता है कि तुम डीमन रेल्म में क्या कर रही थी। अब एसिल के साथ फिर से वही ग्लिच होने लगता है जो इससे पहले टस्क और बारका के साथ हुआ था, और वो एक रोबोट टाइप आवाज में बोलती है कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसे दुश्मन के लिए जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे लड़ने के लिए सभी डीमंस को एकजुट होना पड़ेगा। इसके बाद एसिल कहने लगती है कि ये जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, और बेहोश हो जाती है। जिन्वू समझ जाता है कि वो इससे आगे सवाल नहीं पूछ सकता। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन की मीटिंग को देखते हैं जिसमें जिनचुल बताता है कि एक एंट मॉन्स्टर ने जापान के पास एक छोटे से आइलैंड पर हमला कर दिया है जिसमें 294 लोगों की जान गई है। 108 हंटर इससे लड़ने भेजे गए थे, जिनमें 4 ई रैंक हंटर, एक सी रैंक हंटर और एक बी रैंक हंटर मारे गए। आखिर में एक ए रैंक हंटर ने इस एंट को मार डाला, यानी कि इस एंट मॉन्स्टर की पावर ए रैंक जितनी थी। गन ही कहता है कि ये आइलैंड जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर था। अगर वो एंट्स अच्छे से उड़ना सीख गई तो हमारे देश तक भी पहुंच सकती है। हमें हाई अलर्ट पर रहना होगा और तुरंत ही चौथे जेजू आइलैंड रेड मिशन की तैयारी की जाए। इधर एसिल को होश आ गया था और वो जिन्वू को अपने फैमिली कैसल के पास ले जाती है जिसके अंदर उसे परमिट मिलेगा। एसिल के फादर जिन्वू को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें जिन्वू की शैडो में पूरी सेना दिखाई दे रही थी। जिन्वू कहता है कि मैंने एसिल से प्रॉमिस किया है कि अगर मुझे परमिट मिल गया तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एसिल का फादर मन में सोचता है कि इस आदमी ने वल्कन और मेटस को मारा है, यानी कि हम तो इसके सामने बहुत कमजोर हैं। एसिल का फादर अब जिन्वू को परमिट दे देता है और तुरंत यहाँ से निकल जाने को बोलता है। जिन्वू कहता है कि वो कुछ देर के लिए उनकी बेटी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, एक गाइड की तरह, क्योंकि उसे बाकी के फ्लोर्स के परमिट की लोकेशन भी पता है और वो उसकी सेफ्टी की गारंटी भी देता है। तो एसिल का फादर मान जाता है। इस तरह से जिन्वू 90 फ्लोर तक पहुंच जाता है। इग्रिस और टैंक भी लेवल अप होके ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। उनकी पावर अब एस रैंक और ए रैंक के बराबर की थी। एसिल अपने साथ कुछ गिफ्ट भी लेकर आई थी क्योंकि 90 फ्लोर के बाद इन्हें टॉप रैंक वाले क्लैन मिलेंगे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हैं, जिनसे अगर बातचीत करके परमिट मांग लें तो अच्छा रहेगा। जिन्वू पूछता है कि अगर मैं कमजोर होता तो क्या तुम्हारे फादर मुझसे बातचीत करते? नहीं ना, दुनिया ऐसे ही चलती है। मैं तुम्हारी क्लैन छोड़कर बाकी सबको हरा दूंगा और तुम्हारी रादीरू क्लान नंबर 1 हो जाएगी। एसिल पूछती है कि वो उसके लिए इतना क्यों करेगा, जिस पर जिन्वू कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुन एसिल शर्मा जाती है। असल में जिन्वू एसिल को जिन्हो की तरह समझ रहा था और बुद्धू लोगों से उसकी दोस्ती जल्दी हो जाती है। जिन्वू एसिल को यहीं से वापस लौटने को बोलता है क्योंकि अगले फ्लोर पर काफी स्ट्रॉन्ग दुश्मन मिलेंगे। तो एसिल उसे परमिट्स की लोकेशन बता दे, बाकी सब जिन्वू कर
कर लेगा। एसिल कहती है कि वो उसके साथ आखिरी तक चलना चाहती है और देखना चाहती है कि जिनवू कितना लेवल अप हो सकता है। जिनवू अब उसे साथ ले जाने को मान जाता है। अगले फ्लोर्स पर जिनवू का सामना और भी पावरफुल डीमन से होता है, लेकिन फिर भी जिनवू धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और 97th फ्लोर भी क्लियर कर देता है। इधर चोई और चाहिन दोनों को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जेजू आइलैंड रेड मिशन फिर से होने वाला है और इनके साथ साथ देश के सभी एस रैंक हंटर्स को भी ये बात बता दी गई है। चाहिन सोचती है कि यानी जिनवू भी साथ चलेगा। इसके बाद चोई कहता है कि पड़ोसी देश जापान भी इसमें हमारी मदद करेगा, क्योंकि अगर वो एंट उड़ने लगी तो उन्हें भी खतरा हो सकता है। तो उन सबको मिलकर इस खतरे को जड़ से खत्म करना होगा। मिशन का बैटल प्लान डिस्कस करने के लिए एक अल्ट्रा गिल्ड का हंटर उनके देश में आने वाला है। इधर जिनवू 100वें यानी कि आखिरी फ्लोर पर पहुंच गया था, जहां उसका सामना होता है डीमन लॉर्ड बारन से, जो कि एक व्हाइट ड्रैगन पर बैठा हुआ था और इसका ऑरा बहुत ही पावरफुल था। बारन अब अपनी डीमन आर्मी को बुलाता है, जो जिनवू और एसिल को चारों तरफ से घेर लेती है और ये डीमन इन पर हमला करने भागते हैं। जिनवू अपने आसपास डोमेन बना लेता है और उसकी शैडो आर्मी बाहर निकलकर इस डीमन आर्मी से लड़ने लगती है। टस्क तो अपने जादू से अकेले ही सैकड़ों डीमंस को जला देता है। उसकी ये पावर देख एसिल हैरान थी। वो सोचती है कि डीमन मोनार्क बारन यहाँ का राजा है और जिनवू बस एक घुसपैठिया, तो उसे किसकी साइड रहना चाहिए। बारन अब आसमान से खतरनाक बिजली गिराता है, जिसमें एसिल भी मरने वाली थी, लेकिन जिनवू उसे बचा लेता है। जिनवू सोचता है कि अगर इस अटैक से उसके सोल्जर्स बार बार मरते रहे तो उसका माना जल्द ही खत्म हो जाएगा, तो उसे जल्दी बारन को मारना पड़ेगा। वो गायब होकर बारन के पास जाता है, लेकिन बारन फिर भी उसका अटैक रोक लेता है और एक पावरफुल लेजर से जिनवू पर हमला करने लगता है। जिनवू अब टस्क और इग्रिस को मदद के लिए बुलाता है। टस्क अपने जादू से उस लेजर को रोकता है और इतनी देर में जिनवू अपने डैगर से उस व्हाइट ड्रैगन की गर्दन काट देता है, जिससे बारन नीचे आ गिरता है। दूसरी तरफ हम हंटर्स की मीटिंग देखते हैं, जिसमें ड्रॉ सोर्ड गिल्ड का मास्टर गोतो भी शामिल था। ड्रॉ गिल्ड पड़ोसी देश जापान की बहुत बड़ी गिल्ड है, जिसमें 11 एस रैंक के हंटर हैं और ये पूरे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी गिल्ड है। और ये लोग जेजू आइलैंड वाले मिशन में कोरिया की हेल्प करने आए हैं। गोतो की ट्रांसलेटर हानेकावा बताती है कि उड़ने वाली एंट्स की जिंदगी सिर्फ 1 साल की ही होती है, तो अगर क्वीन एंट मारी जाए तो बाकी एंट्स 1 साल में अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। और पिछले 3 रेड मिशन को देखने से इन्हें ये भी पता चला है कि ये एंट्स पावरफुल एनिमीज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और इसका फायदा उठाकर हम कोई प्लान बना सकते हैं। तो इस मिशन में ड्रॉ गिल्ड के 11 में से 10 एस रैंक हंटर शामिल होंगे, जिनमें गोतो भी है। हम सारी एंट्स का ध्यान अपनी तरफ कर लेंगे और आप लोगों की जिम्मेदारी होगी एंट क्वीन को मारने की। जिनचुल कहता है कि फिर तो आपको हजारों एंट्स का सामना करना पड़ेगा, जिस पर गोतो बोलता है कि हम सिर्फ चारे की तरह एक्ट करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गन ही बोलता है कि ठीक है, फिर इस जानकारी के हिसाब से प्लान बनाया जाएगा। इधर जिनवू बारन से लड़ रहा था और उसका माना भी जल्दी खत्म होता जा रहा था। टस्क, आयरन और इग्रिस साथ में बारन पर हमला करते हैं। बारन टस्क और आयरन को तो आराम से मार देता है और इग्रिस भी उसका कुछ नहीं कर पाता। जिनवू एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन बारन उसे ब्लॉक कर देता है और गर्दन पकड़ के जिनवू को उठा लेता है, लेकिन तभी टस्क और आयरन उसे पकड़ लेते हैं और बारन फिर से उन्हें मार देता है। अब तक जिनवू का सारा माना खत्म हो गया था, यानी कि वो अपनी शैडो आर्मी से किसी को नहीं बुला सकता और उसे अकेले ही बारन से लड़ना होगा। दोनों में अब घमासान युद्ध होने लगता है, लेकिन बारन जिनवू को कड़ी टक्कर दे रहा था। आखिर में वो जिनवू के डैगर उससे अलग कर देता है और जिनवू अब खाली हाथ था। बारन अपने मुंह से ब्लास्ट कर जिनवू को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एसिल अपना भाला उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे बारन का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर जिनवू बारन के दोनों हाथ उखाड़ देता है और फिर एक जोरदार पंच मार के बारन की गर्दन ही अलग कर देता है, जिससे बारन मारा जाता है और जिनवू का डीमन कैसल वाला मिशन कंप्लीट हो गया था। जिनवू एसिल से कहता है कि वापस जाके अपने फादर को बता दो कि अब उनकी फैमिली टॉप रैंक पर है और अब उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए तीनों आइटम मिल गए थे, लेकिन इसे बनाने के लिए जिनवू का इंटेलिजेंस लेवल हाई होना चाहिए, जबकि जिनवू तो अब तक सिर्फ अपनी ताकत और स्पीड को ही लेवल अप कर रहा था। जिनवू फिर भी सिस्टम से कहता है कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाए। कुछ देर में ही प्रोसेस पूरी हो जाती है और जिनवू को एलिक्सर ऑफ लाइफ की पूरी 6 बॉटल्स मिल जाती हैं। एलिक्सर ऑफ लाइफ एक ऐसी दवा है जिसे पीने से हर बीमारी ठीक हो जाती है और जिनवू इसके जरिए अपनी मदर को ठीक करना चाहता है, जो कि एटर्नल स्लम्बर नाम की बीमारी की वजह से पिछले 4 साल से हॉस्पिटल में है। तभी आयरन उस व्हाइट ड्रैगन की लाश यहाँ ले आता है, जो देख जिनवू उसकी तारीफ करता है कि उसने तो काफी अकल वाला काम किया, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन एक क्रीचर
है, ना कि कोई डीमन। तो जिन्वू इस ड्रैगन की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वो अराइज कहता है, जिससे अब ये ड्रैगन भी जिन्वू की शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाता है। सिस्टम इसका नाम रखने को बोलता है, तो जिन्वू इसका नाम काइसेल रखता है। एसिल बोलती है कि इस पर बैठकर तो हम बहुत जल्दी वापस घर पहुंच जाएंगे और महल में जाकर वो पार्टी भी कर सकते हैं, लेकिन जिन्वू जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था ताकि जल्दी से अपनी मदर को ठीक कर सके, और एक एक फ्लोर करके वापस जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तभी जिन्वू देखता है कि रिवॉर्ड में उसे एक रूइन स्टोन मिला था, जिससे उसे एक नई पावर मिलती है, शैडो एक्सचेंज, यानी कि वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर के साथ जगह बदल सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। जिन्वू अब एसिल से कहता है कि वो अकेली ही घर वापस चली जाए, उसके पास इतना टाइम नहीं है, किस्मत में हुआ तो वो फिर मिलेंगे। इतना कहकर जिन्वू यहाँ से गायब हो जाता है। एसिल उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जिन्वू यहाँ से जा चुका था और उसकी जगह पर एक शैडो सोल्जर आ जाता है। ये वही सोल्जर था जिसे जिन्वू अपने मोहल्ले की निगरानी करने के लिए छोड़कर आया था, और जिन्वू उसकी जगह टेलीपोर्ट होकर अपने मोहल्ले में आ गया था। ये पावर फिर से यूज करने के लिए उसे 3 घंटे का इंतजार करना होगा। तो जिन्वू अपने ड्रैगन काइसेल को बुलाता है और उस पर बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। इधर गनही जेजू आइलैंड मिशन का